डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन किया है। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री में ही सिमेट्री एलिमेंट्स या सममिति तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सममिति तत्व क्या होते हैं? किसी अणु में सममितता या सिमेट्री को दर्शाने के लिए आवश्यक तत्व सममिति तत्व कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर बताया जाता है कि अणु सममित होगा या असममित, अर्थात सिमेट्री एलिमेंट्स के आधार पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा। तो सममिति तत्व कौन कौन से होते हैं? तो सममिति तत्व निम्न प्रकार के होते हैं। तो इन सममिति तत्वों के आधार पर हम बता सकते हैं कि अणु सममित होगा या असममित। तो देखो, सममिति तत्वों में सबसे फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति तल। तो किसी भी अणु में उपस्थित ऐसा काल्पनिक तल जो अणु को दो समान भागों में विभाजित करे तथा दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, वह तल क्या कहलाता है? सममिति तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, दो तरह से तल हो सकता है जिसको रिप्रेजेंट किया हमने। ए में वर्टिकल प्लेन है तो ए को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह बी में हॉरिजॉन्टल प्लेन बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस प्रकार सिमेट्री प्लेन जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो सममित तल क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो सकते हैं। यदि सममित तल ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल हो तो उसे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और वर्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा वी से। सिग्मा तो दर्शाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री को, और वर्टिकल है तो क्या लगा देते हैं? वी। इसी तरह से सममिति तल क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल हो तो उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसको दर्शाते हैं सिग्मा एच से। एच रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल को। जैसे दो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे हैं, CH3CH H और COOH। तो देखो, इसमें प्लेन जा रहा वर्टिकल तो ये प्लेन हो गया सिग्मा वी। इसी तरह टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल लिया तो इसमें प्लेन है हॉरिजॉन्टल तो ये सिग्मा एच। इस तरह से जब अणु में सममिति तल पाया जाता है तो उसकी मिरर इमेज अध्यारोपित हो जाती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं, और ऐसा अणु ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस तरह से ये है एक सममिति तत्व प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड है एकांतरित सममिति अक्ष या अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये एक्सिस होगी, ये तो था प्लेन पहले में पढ़ा हमने, ये क्या होगी? एक्स। वह काल्पनिक अक्ष या एक्सिस जिस पर अणु को एक निश्चित कोण पर घुमाने पर प्राप्त संरचना का इस अक्ष के लंबवत तल पर, मतलब पहले उस संरचना को एक निश्चित अक्ष से घुमाएं, फिर उसके परपेंडिकुलर उसकी मिरर इमेज, और उसकी मिरर इमेज अपने प्रारंभिक अणु के समान हो। तो इसका मतलब अणु में क्या उपस्थित है? अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, और इसे SN से दर्शाते हैं। जैसे देखो, इसको एग्जांपल से देखें। मीजो टार्ट्रिक एसिड को Y एक्सिस के सापेक्ष घुमाएं। देखो, ये है मीजो टार्ट्रिक एसिड, इसको Y एक्सिस के सापेक्ष घुमा रहे हैं हम 180 डिग्री के कोण पर। तो संरचना कौन सी प्राप्त हो रही है? सेकेंड स्ट्रक्चर। इसको 180 डिग्री से घुमाने पर ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। फिर इसका क्या लें हम? परपेंडिकुलर इसकी मिरर इमेज बनाएं। तो देखो, ये इसकी क्या बन गई? मिरर इमेज स्ट्रक्चर थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं? समान है। इसका मतलब इस अणु में अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और वो कौन सी है? SN, और N बराबर क्या हो जाएगा? 2। N कैसे निकालेंगे? 360 अपॉन कितने एंगल से घुमा रहे हैं, तो ये 360 अपॉन 180 से कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब इसमें S2 उपस्थित है, और उस अणु में क्या होगा? अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित होगी, तो अणु क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो इसमें दो रोटेशन एक साथ होंगे। पहले तो उसको निश्चित एक्सिस से क्या किया जाए? घुमाएं। उसके बाद उसके लंबवत उसकी क्या प्राप्त करें हम? मिरर इमेज। तो प्राप्त मिरर इमेज और उसका प्रारंभिक मॉलिक्यूल दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की संरचना सेम है, तो इसका मतलब उसमें अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है।
तीसरा सिमेट्री एलिमेंट है सममिति केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो किसी अणु का वह काल्पनिक बिंदु या एक पॉइंट है, एक वह बिंदु या पॉइंट जिससे कोई रेखा खींचने पर वह समान दूरी पर समान परमाणुओं या समूहों पर मिलती है, सममिति केंद्र कहलाता है। कोई भी अणु में एक क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उस पॉइंट से दोनों दिशाओं में समान दूरी पर कोई रेखा खींचें तो दोनों ओर क्या हैं, समान दूरी पर समान पॉइंट हो। उससे और भी किसी भी डायरेक्शन में हम रेखा खींचें पर दोनों ओर दूरी क्या हो, समान दूरी पर समान परमाणु उपस्थित हों तो वो सममिति केंद्र कहलाता है। जैसे देखो ये एग्जांपल लिया हमने, CHOH COOH, दूसरे कार्बन पर COOH OH और H। तो देखो OH से OH आ रहा, ये बीच में एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, H से H, COH से COH। तो चारों ओर समान दूरी पर समान परमाणु या समूह स्थित हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है विपक्ष 1,3 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन। तो देखो इसमें भी ये जो पॉइंट लिया है, इससे CH3 से CH3, H से H, इस H से ये H और इस H से ये H, सब समान दूरी पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हैं, तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इस तरह से ये तीन सिमेट्री एलिमेंट यदि अणु में उपस्थित हैं तो वह अणु सममित होगा तथा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो इन तीनों में कोई भी यदि सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आणविक किरेलता या मॉलिक्यूलर किरेलिटी। तो देखो मॉलिक्यूलर किरेलिटी क्या होगी कि जब किसी अणु में सममिति तत्वों में से कोई भी तत्व, तीन जो सममिति तत्व हमने अध्ययन किए हैं, इन तीनों सममिति तत्वों में से कोई भी तत्व अणु में उपस्थित नहीं हो तो वह अणु क्या कहलाता है, असम्मित अणु कहलाता है। तथा तीनों में से यदि एक भी उपस्थित है तो वो क्या हो जाएगा, सम्मित। तो तीनों में से कोई भी तत्व अणु में उपस्थित नहीं हो तो वह अणु क्या कहलाता है, असम्मित अणु कहलाता है। और असम्मित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते तथा उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं, किरेल अणु कहलाते हैं। वह इस गुण को आणविक किरेलता या मॉलिक्यूलर किरेलिटी कहते हैं। किरेल अणु प्रकाशिक गुण या ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं और इसी के कारण इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। देखो इसको देखें हम आगे कि प्रारंभ में ये माना गया कि जिस यौगिक के अणु में ध्रुवण गुणक या ऑप्टिकल एक्टिविटी उपस्थित हो वह क्या होगा, असम्मित भी होगा। ये सही है, परंतु वर्तमान में जैसे जैसे स्टडी होती गई तो पाया गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो असम्मित अणु है वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड जनरली क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव, परंतु असम्मित अणु नहीं होता है। तो ये असम्मित अणु नहीं है फिर भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें सममिति अक्ष पाया जाता है या सिमेट्री एक्सिस उपस्थित रहता है। तो देखो ये इसकी स्ट्रक्चर बनाई हमने टार्ट्रिक एसिड की, और टार्ट्रिक एसिड में ये क्या हुआ, एक्सिस है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के थ्रू घुमाने पर इसकी ये संरचना प्राप्त हो गई। तो ये क्या है, असम्मित अणु नहीं है, सम्मित अणु है, परंतु इसमें सिमेट्री एक्सिस उपस्थित है। ये क्या हो गया, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित होने के कारण ये अणु क्या हो गया, सम्मित हो गया। परंतु सम्मित होते हुए भी ये ऑप्टिकल एक्टिव अणु होता है। इसकी अलग अलग मिरर इमेज बनाकर हम स्टडी करते हैं, जो आगे हम इसको डिटेल से भी देखेंगे। तो इसके बाद ये धारणा प्रस्तुत की गई, एक नया कंसेप्ट दिया गया कि किसी अणु में ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है कि उसमें किरेलता होनी चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, किरेलता होनी चाहिए। असम्मितता को इसमें से हटा दिया गया, और किरेलता के लिए एक शब्द क्या लिया गया, किरेल। तो किरेल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द चीयर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ।
और इसी के आधार पर किरेलता शब्द आया कि जैसे हमारे दो हाथ एक दूसरे के क्या हैं, दर्पण प्रतिबिंब है, परंतु अध्यारोपित नहीं होते हैं। इस प्रकार जिन अणुओं की मूल संरचना उनके दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं हम, किरेल अणु कहते हैं, और वह अणु क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इस प्रकार ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उस अणु में किरेलता होनी चाहिए। यदि उस अणु में किरेलता उपस्थित है तो वह क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, और उस पूरे अणु को किरेल अणु कहते हैं। इस तरह से हम किरेलता को आइडेंटिफाई करते हैं। आगे किरेल कार्बन को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, कोई अणु दे रखा हो और उसमें हम कैसे पहचानें कि इसमें किरेल कार्बन या किरेल अणु उपस्थित है। तो इसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम, स्टीरियोजेनिक सेंटर या किरेल अणु। तो देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर या किरेल अणु क्या होगा कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता हैं, एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह से संतुष्ट हो, अर्थात कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों परमाणु या समूह क्या हों, अलग अलग हों, तो उस कार्बन को किरेल कार्बन, और यदि केंद्र के रूप में आइडेंटिफाई करें तो उसे किरेल केंद्र कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, स्टार लगाकर इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो किरेल कार्बन को दर्शाने के लिए क्या लगा देंगे, उस पर स्टार लगा देंगे। और किरेल केंद्र या स्टीरियोजेनिक केंद्र के कारण अणु में प्रकाशिक गुण उत्पन्न होते हैं। तो प्रकाशिक गुणों के लिए अणु में क्या होना चाहिए, किरेल केंद्र या स्टीरियोजेनिक केंद्र उपस्थित होना चाहिए, और इसी के कारण उसमें प्रकाशिक गुण आ जाते हैं। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल देखें हम, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, OH, तीसरा H, और ये क्या जोड़ दिया, C2H5। तो देखो चारों तरफ चारों समूह क्या जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं। तो इस कार्बन पर क्या लगा दिया हमने, स्टार का मतलब ये कार्बन क्या हो गया, किरेल केंद्र या स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया, और ये 2-ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो कई बार क्या करते हैं एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देते हैं और पूछते हैं कि किस में किरेल केंद्र है, किस में नहीं है, या कौन सा अणु ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे कि यदि किसी कार्बन से जुड़े हुए चारों परमाणु या समूह है अलग अलग हों तो वह अणु क्या होगा, उसमें किरेल केंद्र या किरेल कार्बन होगा और अणु ऑप्टिकल एक्टिव होगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल है C, इससे क्या जोड़ दिया, CH3, OH, H और CH2OH, चारों समूह इसमें भी क्या है, अलग अलग। तो ये कार्बन इस सूत्र क्या बोलेंगे, इसे ग्लिसरैल्डिहाइड, और इसमें कार्बन पर क्या लगा दिया, स्टार, और ये हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। थर्ड एग्जांपल है CH3 से कार्बन एक इधर C2H5 या CH3CH2, एक तरफ क्या हो गया H और एक Cl, चारों समूह क्या है, अलग अलग। तो 2-क्लोरोब्यूटेन, तो इसमें भी क्या होगा, किरेल सेंटर, और ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से हम कार्बन की संयोजकताओं को देखकर ऑप्टिकल एक्टिविटी को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में हमने देखा ऑप्टिकल एक्टिविटी या मॉलिक्यूलर किरेलिटी क्या होती है। इसका PDF भी मैंने ग्रुप में सेंड किया है, पहले उसको पढ़ेंगे फिर वीडियो को सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।